हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ नेशनल पावर एंड मेथड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि नेशनल पावर की क्या टाइप्स होती हैं और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा देश पावर को एक्सरसाइज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नेशनल पावर को मेनली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। वो है मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर एंड साइकोलॉजिकल पावर। तो सबसे पहले आती है मिलिट्री पावर, जो कि बहुत जरूरी है एक देश की सिक्योरिटी के लिए और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए। अगर एक देश को अपनी टेरिटरी बचा के रखनी है और अपने आप को सिक्योर रखना है तो मिलिट्री पावर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी भी एक वाइटल एलिमेंट होता है नेशनल इंटरेस्ट का। और इनफैक्ट हर स्टेट का कंसर्न होता है कि वो अपने आप को सिक्योर करे, और एक देश पे हमेशा खतरा बना रहता है कि दूसरा देश उस पे किसी प्रकार का वॉर या एग्रेशन ना कर दे, और इसी वजह से वो अपने लिए एक आर्मी भी मेंटेन करता है। और इसीलिए ये नेशनल पावर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी स्टेट तब तक सुपर पावर या एक बिग पावर नहीं बन सकती जब तक वो एक बिग मिलिट्री पावर ना हो। जैसे कि यूएसए है, यूएसए एक सुपर पावर भी है और वो एक मिलिट्री पावर भी है। जापान एक बिग इकोनॉमिक पावर है, लेकिन वो सुपर पावर इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि वो एक मिलिट्री पावर नहीं है। मिलिट्री पावर का यूज कैसे किया जाता है? दूसरे देशों में बेसिस एस्टैब्लिश करके, या उनको थ्रेट देके, थ्रू द यूज ऑफ वॉर या पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पार्ट लेके, या दूसरे देशों को मिलिट्री एड देके। तो ये भी कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा मिलिट्री पावर को यूज किया जाता है, बिसाइड्स अपने आप की सिक्योरिटी के लिए। इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द नेशनल पावर। हालांकि मिलिट्री पावर होती तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक सोल क्राइटेरिया नहीं है किसी देश की नेशनल पावर को डिटरमाइन करने का, क्योंकि इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज हैं, जिसमें आता है इकोनॉमी और साइकोलॉजिकल पावर। Second type of national power is the economic power. ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नेशनल पावर होती है, और इस पावर के थ्रू एक देश अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई कर सकता है और साथ ही साथ दूसरी स्टेट्स के बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकता है। जैसे कि इकोनॉमिक एड देकर वो दूसरी स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है अपने फेवर में। It increases their ability to make decisions on their own that benefit them. अगर एक देश के पास इकोनॉमिक पावर है, वो बहुत अमीर देश है, तो उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे डिसीजंस लेने की जो उसको बेनिफिट करें, क्योंकि वो पैसे के यूज के थ्रू कुछ भी अपने फेवर में कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो वाइटल मीन्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एक देश अपनी इकोनॉमिक पावर का यूज कर सकता है दूसरे देशों के एक्शंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब एक देश के प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों में जाते हैं तो वो इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स भी साइन करते हैं। तो एक देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना आसान हो जाएगा अगर वो इकोनॉमिकली पावरफुल है। तो इसका मिलिट्री पावर के साथ भी एक रिलेशन है, और यहाँ तक कि पाल्मर एंड पर्किंस का तो मानना है कि इकोनॉमिक पावर जो है वो मिलिट्री पावर से इनसेपरेबल है। हम दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्टेट तब तक एक मिलिट्री पावर नहीं बनेगी जब तक वो इकोनॉमिकली पावरफुल ना हो। अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो अपनी आर्मी कैसे खड़ी करेगी, वेपन्स को कैसे परचेज करेगी, डिफेंस पे खर्चा कैसे कर पाएगी। सो इकोनॉमिक पावर इज रिलेटेड विद मिलिट्री पावर, और इस पावर को यूज किया जाता है रिच और डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा दूसरे स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कैसे? उनको इकोनॉमिक एड देकर, लोन्स देकर, और इसी प्रकार वो अपने इंटरेस्ट को अचीव करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। It is used both as a means to persuade as well as to pressurize for securing a desired change. इकोनॉमिक पावर को एक माध्यम या मीन्स के तौर पर यूज किया जाता है दूसरे देश को परसुएड करने के लिए, उसे मनाने के लिए, या उसे प्रेशराइज करने के लिए, ताकि उसके बिहेवियर में एक फेवरेबल चेंज लाया जा सके। एक स्टेट दूसरे स्टेट को प्रेशराइज कर सकती है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे,
या हम आपका ब्लॉकेट कर देंगे। वहीं वो उन्हें परसुएशन के थ्रू समझा भी सकती हैं, मनवा भी सकती हैं कि अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हम आपको इतनी इकोनॉमिक एड दे देंगे या हम आपको लोन दे देंगे। तो दोनों ही तरीके से इकोनॉमिक पावर का यूज करके एक डिजायर्ड चेंज लाया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ स्कॉलर्स का तो ये मानना है कि इकोनॉमिक पावर मिलिट्री पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पावर है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इकोनॉमिक पावर मिलिट्री पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पावर है। स्पेशली जब से ग्लोबलाइजेशन आई है तो इकोनॉमी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इनफैक्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वीक पोजीशन के पीछे भी यही रीजन है कि उनके पास लैक ऑफ इकोनॉमिक पावर है। It has been a major factor behind the weak power positions of the third world countries. और ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा इकोनॉमिक पावर को इवैल्यूएट किया जाता है, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड इवन द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। यही फैक्टर्स एक देश की इकोनॉमिक पावर को डिसाइड करते हैं। Economic power not backed by military power and psychological power is not very effective. ऐसी इकोनॉमिक पावर जो कि मिलिट्री पावर और साइकोलॉजिकल पावर द्वारा बैक नहीं की जाती है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होती है। यानी कि ये तीनों पावर्स आपस में डिपेंडेंट हैं। सिर्फ इकोनॉमिक पावर होना ही काफी नहीं है सुपर पावर बनने के लिए, साथ ही साथ मिलिट्री पावर और साइकोलॉजिकल पावर भी होनी चाहिए। जैसा कि हमने पीछे जापान का एग्जाम्पल देखा था, दैट वो इकोनॉमिक पावर तो है बट एक मेजर सुपर पावर नहीं बन पाई है ड्यू टू लैक ऑफ मिलिट्री पावर। सो दिस वाज इकोनॉमिक पावर। अब आती है द थर्ड टाइप ऑफ नेशनल पावर विच इज द साइकोलॉजिकल पावर। इट इज द पावर ऑफ ओपिनियन एंड इमेज ऑफ द नेशन। बेसिकली एक देश की इमेज की क्या पावर है, हाउ पावरफुल इज अ नेशंस इमेज इज साइकोलॉजिकल पावर। It is the ability to influence others through systematic publicity and educational and cultural relations. जब एक देश पब्लिसिटी का सहारा लेता है, एजुकेशन का या कल्चरल रिलेशंस का सहारा लेता है दूसरे देशों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो होता है साइकोलॉजिकल पावर। इसमें देश प्रोपेगेंडा का यूज करता है, साथ ही साथ नेगोशिएशंस या बातचीत का भी यूज करता है, और इन मीन्स को यूज करके वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। जैसे कि देश मिलिट्री परेड्स करवाते हैं जिसमें कि वो अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन करते हैं, वो भी साइकोलॉजिकल पावर का एक एग्जाम्पल है। वो दूसरे देशों के दिमाग में एक इमेज डाल रहे हैं कि देखो हमारे पास क्या क्या वेपन्स हैं, हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग है, हमारे मिलिट्री के पास क्या क्या हथियार हैं। दूसरे देश के लीडर को अपने देश में बुलाकर उसे किसी प्रकार का सम्मान देना, उसे ऑनर से सम्मानित करना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल पावर। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि दूसरे देशों के दिमाग में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज को क्रिएट करना। तो बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल पावर का राइज हुआ। इसको एक इम्पोर्टेंट टाइप माना गया नेशनल पावर होने का, और वो रीजंस हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आना। इससे ये पॉसिबल हुआ है कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब कवरेज चली जाती है, जो एक देश में होता है वो सारे देश में पहुंचता है। मास मीडिया का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन का इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन पॉलिसी इज आल्सो इंक्रीज्ड। ओपन एंड कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी का इमर्जेंस होना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है साइकोलॉजिकल पावर के राइज में। आज के ज़माने में डिप्लोमेसी सीक्रेटली नहीं कंडक्ट की जाती है बल्कि इट्स ओपनली टेलीकास्टेड। तो इवन जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं कि लीडर्स एक दूसरे से हाथ मिलाएं या एक दूसरे के गले लगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल पावर, क्योंकि इससे तीसरे देश के माइंड में ये जाएगा कि ये दोनों देश तो फ्रेंडली हो चुके हैं। ऑल्सो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स इंक्रीज हुए हैं। सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट नहीं रहा है बल्कि अब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी है। As well as the role of NGOs, social movements and the increased role of propaganda and publicity in international relations has led to the rise of psychological power. Propaganda and publicity, इन दोनों एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है साइकोलॉजिकल पावर में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक देश की स्ट्रॉन्ग इमेज को प्रेजेंट करना। These were the three forms of power or the types of power. Now let's understand the interdependence between the three types.
ये तीनों पावर्स आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं? देखिए, द थ्री फॉर्म्स ऑफ नेशनल पावर आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बिना इकोनॉमिक पावर के कोई देश मिलिट्री पावर नहीं बन सकता, और बिना मिलिट्री पावर के कोई देश इंटरनेशनल रिलेशंस में एक एक्टिव रोल नहीं प्ले करता। और साइकोलॉजिकल पावर भी तभी इफेक्टिव होगी जब वो एक प्रॉपर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर द्वारा बैक की जाएगी। अगर हमारे पास मिलिट्री पावर ही नहीं होगी तो हम रिपब्लिक डे परेड्स पे कैसे मिलिट्री का प्रदर्शन करवाएंगे? साइकोलॉजिकल पावर तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। फर्दर हम इसको इंडिया के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, लगभग 1950 से लेकर 1962 तक इंडिया एक बहुत ही सक्सेसफुल साइकोलॉजिकल पावर था। लेकिन जब चाइनीज इन्वेजन हुआ 1962 में, इंडिया की इमेज को एक धक्का लगा, तो वहां हमारी साइकोलॉजिकल पावर कम हो गई। और साथ ही साथ उस समय हम एक इकोनॉमिक पावर भी नहीं थे, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी जो पोजीशन है वो बहुत वीक हो गई। और यहाँ इंडिया ने रियलाइज किया इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर टू फॉर्म्स ऑफ नेशनल पावर। भारत ने वर्क किया अपनी मिलिट्री पावर पे, अपनी इकोनॉमिक पावर पे। और जैसे जैसे 1965 और 1971 की वॉर्स हुई, भारत की सिर्फ ना ही साइकोलॉजिकल पावर में इंक्रीज आया, बल्कि मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर में भी इंक्रीज आया। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई। नॉन अलाइंड के थ्रू भारत ने अपना एक ओपिनियन वर्ल्ड के सामने रखा, एंड इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पावर। और आज के ज़माने में भी भारत का एम्फेसिस तीनों पावर्स में है, मिलिट्री पावर पे भी, इकोनॉमिक पावर पे भी और साइकोलॉजिकल पावर पे भी, क्योंकि एक पावर का होना काफ़ी नहीं है। तो हम एक देश की नेशनल पावर के नेचर और स्कोप को प्रॉपरली तभी इवैल्यूएट कर सकते हैं जब हम इन तीनों ही एस्पेक्ट्स की, तीनों ही फॉर्म्स ऑफ पावर की प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस करते हैं। इसके साथ ही साथ जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज में बताना चाहती हूँ कि जैसे टाइप्स ऑफ नेशनल पावर में 3 टाइप्स हमने आज डिस्कस करी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 3 टाइप्स की पावर होती है, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर एंड स्मार्ट पावर। ये मैं यहाँ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को डाउट हो सकता है और आप पूछ सकते हो कि आपने यहाँ सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर और स्मार्ट पावर के बारे में क्यों नहीं बताया है, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ पावर है, ना कि टाइप्स ऑफ नेशनल पावर। फिर भी मैं बता दूं कि हार्ड पावर क्या होती है। हार्ड पावर होती है जब एक देश इकोनॉमिक और मिलिट्री मेथड्स का यूज करता है दूसरे देशों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए और अपने इंटरेस्ट को पूरा करवाने के लिए। इस तरह की पावर को थोड़ा एग्रेसिव माना जाता है, क्योंकि इसमें फोर्स का सहारा भी लिया जा सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। वहीं फिर आती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में दूसरे देश को कन्विंस किया जाता है नेगोशिएशंस के यूज के थ्रू या बातचीत के यूज के थ्रू। इंस्टेड ऑफ फोर्स यहाँ पर कोअर्जन का यूज किया जाता है। स्मार्ट पावर में दोनों सॉफ्ट और हार्ड पावर का यूज होता है। स्मार्ट पावर में डिप्लोमेसी का बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, परसुएशन का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री फोर्स का भी यूज कर लिया जाता है। So it's a combination of soft and hard power. Now let's understand the methods of exercising national power. देश किन मेथड्स के थ्रू अपनी नेशनल पावर को एक्सरसाइज करते हैं? सबसे पहला मेथड है परसुएशन। जब आप दूसरे को परसुएट करते हैं, ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है नेशनल पावर को एक्सरसाइज करने का। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसे दूसरे देश को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं और दूसरे देश को परसुएट करते हैं कि वो एक ऐसा स्टेप ले जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में हो। तो एक देश इस प्रकार से दूसरे देश को परसुएट करता है, अपनी बात को बताता है कि वो दूसरा देश उसकी बात को मान जाए, उससे वो परसुएट हो जाए। एक देश बताता है कि हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल रीजनेबल है, जस्ट है, ताकि दूसरे देश उससे कन्विंस हो जाए। और परसुएशन को यूज किया जाता है मेनली डिप्लोमैट्स द्वारा या स्टेट्समैन द्वारा, सो दैट उनकी जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सिक्योर किया जाए, अचीव किया जाए। सेकंड मेथड जो है वो है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, ये मटेरियल फॉर्म में भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक फॉर्म में, साइकोलॉजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। लाइक इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एड, या दूसरे देश को लोन्स दिए जा सकते हैं, ग्रांट्स एंड एड्स दी जा सकती हैं। दूसरे देशों के स्टेट्समैन को, फिलोसोफर्स को, आर्टिस्ट को, साइंटिस्ट को, एजुकेशनिस्ट को कुछ सर्टेन ऑनर्स दिए जा सकते हैं, उनको अवार्ड्स भी दिए जा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड।
इसके साथ साथ अपनी टेरिटरीज लीज पे दी जा सकती हैं या मिलिट्री बेस और इक्विपमेंट्स दिए जा सकते हैं। शिप्स को भी पैसेज अलाउ किया जा सकता है। तो इसको आप इकोनॉमिक पावर से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक एड, इजी लोन्स एंड ग्रांट इन एड। और इसको आप साइकोलॉजिकल पावर से भी यहाँ रिलेट कर पाएंगे। ग्रांट ऑफ सर्टेन ऑनर्स टू स्टेट्समैन, फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट्स। तीसरा मेथड है पनिशमेंट। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है और ये यूजुअली तब लिया जाता है जब पहले दो मेथड्स फेल हो जाए। इसमें एक देश दूसरे देश को किसी प्रकार की पनिशमेंट दे सकता है, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जो रिवॉर्ड्स दिए गए हैं उन्हें वापस ले सकता है या उनको देने से मना कर सकता है। और यूजुअली एक पावरफुल नेशन द्वारा यूज किया जा सकता है अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए दूसरे स्टेट्स पर। हालांकि एक्चुअलिटी में क्या होता है, जो पावरफुल नेशंस होते हैं वो सिर्फ थ्रेट देते हैं पनिशमेंट को यूज करने का, और एक्चुअलिटी में उसे इम्पोज करने से बचते हैं। सिर्फ थ्रेट दे देंगे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आप पे ये सैंक्शंस लगा देंगे या आपका ये रिवॉर्ड वापस ले लेंगे, बजाय कि एक्चुअल एक्शन लेने के। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज द यूज ऑफ फोर्स। पावरफुल देश जो होते हैं वो फोर्स का सहारा भी ले सकते हैं दूसरे देशों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, और इसके लिए वो मिलिट्री पावर का सहारा लेते हैं। वो दूसरे देश पर अटैक करवा सकते हैं सो दैट दूसरा देश उनसे डर जाए और उनकी बात को मान ले। लेकिन ये जो मेथड होता है ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब बाकी तीनों मेथड्स फेल हो जाएं तब फोर्स का सहारा लिया जाता है, और यूजुअली स्टेट्स इसको यूज करने से रिफ्रेन करती हैं और कोशिश करती हैं कि बात पनिशमेंट तक ही आ जाए, फोर्स तक बात ना जाए। और साथ ही साथ यहाँ बताना पड़ेगा कि फोर्स और पनिशमेंट के बीच में भी डिफरेंस है। फोर्स में क्या होता है कि एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स होता है, वर्सेस पनिशमेंट में क्या होता है कि थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स होता है। पनिशमेंट में आप एक थ्रेट दे सकते हैं कि अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो हम आप पे फोर्स यूज करेंगे, लेकिन आप एक्चुअल फोर्स को यूज नहीं करते हैं। whereas फोर्स में आप एक्चुअली फोर्स को यूज कर रहे हैं। अगर आप वॉर पे जा रहे हैं दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ फोर्स। तो हर देश इन 4 मेथड्स को यूज करता है। इन मेथड्स को साइमल्टेनियसली एक साथ यूज किया जाता है अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करने के लिए एक नेशन द्वारा। तो ये थे हमारे 4 मेथड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ नेशनल पावर, और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा टाइप्स ऑफ नेशनल पावर एंड मेथड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।